क्लास 9 इंग्लिश चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक। ये चैप्टर दो पार्ट्स में है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हम इवलिन ग्लेनी के बारे में पढ़ेंगे और पार्ट 2 में हम बिस्मिल्लाह खां के बारे में पढ़ेंगे। दोनों ही बहुत मशहूर म्यूजिशियन हैं, संगीतकार हैं। तो इस वीडियो में हम पार्ट 1 को कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूज़िक पार्ट 1। सबसे पहले हम बिफोर यू रीड थोड़ा सा इस लेसन के बारे में जान लेते हैं। क्या है इसमें? गॉड में हैव टेकन हर, भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति तो छीन ली थी, लेकिन उसने उसको एक अद्भुत शक्ति प्रदान की थी। यहाँ पर बात हो रही है इवलिन ग्लेनी की कि भगवान ने इवलिन जो ग्लेनी है उसकी सुनने की शक्ति छीन ली थी, यानी कि अब उसको सुनाई नहीं देता था, मगर उसको एक अद्भुत शक्ति भी दे दी थी। जिस चीज़ को हम सुनते हैं वह अनुभव करती थी। जो हम अपने कानों से सुनते हैं, जो इवलिन ग्लेनी है वो उसको फील करती थी, अनुभव करती थी, हमारे में से किसी से भी अधिक गहराई से। और जितना हम फील करते हैं उससे तो बहुत ज़्यादा गहराई से वो उस चीज़ को फील करती थी, अनुभव करती थी। यही कारण है कि वह संगीत को इतने सुंदर ढंग से एक्सप्रेस कर सकती थी, अभिव्यक्त कर सकती थी। एक व्यक्ति के जीवन का निम्नलिखित वृतांत पढ़िए जो अपने शारीरिक अक्षमता के खिलाफ लड़ती है और अपने जीवन को एक सफलता की कहानी में बदल देती है। तो इस स्टोरी में हम क्या पढ़ेंगे कि इवलिन ग्लेनी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि उसमें क्या है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, उसको सुनाई नहीं देता है, फिर भी वो कैसे अपनी लाइफ में सफल होती है, कैसे वो एक बहुत बड़ी संगीतकार बनती है। फर्स्ट पैरा है रश आवर क्राउड्स। भीड़ वाले समय में भूमिगत रेलवे प्लेटफार्म पर भीड़ अपना अपना स्थान पाने के लिए धक्का मुक्की करती है। एक दुबली सी लड़की जो कि 17 वर्ष के होने के बावजूद भी कहीं छोटी लग रही थी, अधीर तो थी, लेकिन रेलगाड़ी की वाइब्रेशन को सुनकर वह उत्तेजित भी थी। लंदन में स्थित संगीत की प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी में यह उसका पहला दिन था और स्कॉटिश फॉर्म में रहने वाली लड़की के लिए यह एक डरावना अनुभव था। यानी कि वो पहले दिन उस एकेडमी में जा रही थी, उसका पहला ये एक्सपीरियंस था, लेकिन इस उत्साहित संगीतकार ने सबसे बड़े खतरे का सामना किया क्योंकि वह पूर्ण रूप से बहरी थी। तो क्योंकि वो पूर्ण रूप से बहरी थी और इसलिए उसने कहा है कि सबसे बड़े खतरे का उसने सामना किया कि वो कहाँ जा रही है, रॉयल एकेडमी में जा रही है, संगीत की जो एकेडमी है मशहूर लंदन की, मगर उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता। अब देखो आगे क्या है स्टोरी में। इवलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग। इवलिन ग्लेनी की सुनने की शक्ति एक क्रमिक प्रक्रिया के अंतर्गत नष्ट हुई थी। यानी कि जो इवलिन ग्लेनी थी उसकी जो सुनने की शक्ति थी वो धीरे 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 ख़त्म हो गई थी, नष्ट हो गई थी। यानी कि उसको पहले सुनाई देता था, फिर उसका सुनाई देना कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया। उसकी माँ को याद है कि उसने तब देखा जब 8 वर्षीय इवलिन पियानो बजाने की प्रतीक्षा कर रही थी। तो उसको याद है, उसकी माँ कहती है कि उसको याद है कि वो पियानो बजाने की वेट कर रही थी, इवलिन ग्लेनी। उन्होंने उसका नाम पुकारा परंतु वह हिली नहीं। उसकी माँ ने उसका बुलाया मगर उस पर कोई असर नहीं हुआ, वो हिली नहीं। तब अचानक मैंने अनुभव किया कि उसे सुनाई नहीं दिया, इसाबेल ग्लेनी ने कहा। यानी कि उसकी माँ ने कहा कि तब मुझे ऐसे पता लगा, जब मैंने उसको पुकारा और उसने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया तो मुझे लगा कि इसको सुनने में दिक्कत है, ठीक है, उसको सुनाई नहीं दिया। कुछ दिनों तक तो इवलिन अपने मित्रों और अध्यापकों से अपने बहरेपन की बढ़ती हुई समस्या को छुपाने में सफल रही। कुछ दिनों तक तो किसी को भी नहीं पता लगा कि उसको सुनाई नहीं देता, लेकिन 11 वर्ष की होने तक उसके अंक बहुत कम हो गए और उसकी मुख्याध्यापिका ने
उसके अभिभावकों को सलाह दी कि वे उसको किसी विशेषज्ञ के पास ले जाएं। तो 11 वर्ष की जब हुई तो मुख्याध्यापिका थी, जो हेड मिस्ट्रेस थी, उसने उसकी माता पिता को सलाह दी कि आप इसको किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं। तब इस बात का पता चला कि उसके सुनने की शक्ति की नाड़ी के नष्ट होने के कारण कमज़ोर पड़ गई है। जो सुनने की जो उसकी शक्ति है, उसकी जो नस है, कोई नाड़ी है, वो नष्ट हो गई है, इसलिए अब उसको सुनने की शक्ति बिल्कुल ही उसकी कमज़ोर हो चुकी है। उन्हें सलाह दी गई कि वे उसे सुनने की मशीन लगवा दें, कि वो उसको सुनने की मशीन लगा दें, हेयरिंग एड दे दें उसको, तथा बहरों के स्कूल में भेज दें। बहरों का स्कूल यानी कि जहाँ पे ऐसे बच्चे जाते हैं जिनको सुनाई नहीं देता। सब कुछ एकदम काला दिखाई पड़ रहा था, इवलिन ने कहा। इवलिन फिर क्या कहती है कि मुझे सब कुछ ही काला दिखाई दे रहा था, यानी कि अब मुझे कोई भी उम्मीद नहीं थी। बट इवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन इवलिन हिम्मत हारने वाली लड़की नहीं थी। उसने एक सामान्य जीवन जीने का और संगीत में अपनी रुचि बनाए रखने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। इवलिन ने ये निश्चय कर लिया कि वो सामान्य जीवन जिएगी और संगीत सीखेगी। उसने एक दृढ़ निश्चय कर लिया। एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा और उसने स्वयं भी उसे बजाने का निर्णय लिया। जब उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते देखा तो उसने भी कहा कि मैं भी जाइलोफोन बजाऊंगी। उसके अधिकतर शिक्षकों ने, जो उसके टीचर थे, उन्होंने उसको निरुत्साहित किया, डिस्करेज किया सभी ने कि भी तुम ये नहीं कर पाओगी। लेकिन तबला वादक रोम फोर्ब्स ने उसकी क्षमता को पहचान लिया। उसने दो ढोलकों को अलग अलग आवाज़ों में बजाना शुरू कर दिया। जो म्यूजिशियन थे उन्होंने अलग दो ढोलक लिए और अलग अलग आवाज़ों में बजाया उसको। अपने कानों से मत सुनो, उसने कहा, इसे किसी दूसरे ढंग से अनुभव करने का प्रयास करो। जो रोम फोर्ब्स थे उन्होंने क्या कहा कि आप इसको कानों से ना सुनो, आप इसको अलग तरीके से सुनने का प्रयास करो। इवलिन कहती है, फिर इवलिन ने क्या कहा, अचानक ही मैंने महसूस किया, यहाँ पे इवलिन कह रही है कि अचानक ही मैंने ऐसा महसूस किया कि ऊंची आवाज़ वाले ढोल को मैं कमर से ऊपर तथा कम आवाज़ वाले ढोल को कमर से नीचे महसूस कर रही थी। यानी कि उसको वाइब्रेशन से पता लग रहा था कि जो ऊंची आवाज़ वाला जो ढोल बज रहा था उसको महसूस हो रहा था अपनी कमर से ऊपर, और जो नीची आवाज़ वाला ढोल बज रहा था उसको अपनी कमर से नीचे महसूस हो रहा था। फोर्ब्स ने इस प्रक्रिया को दोहराया। फिर दोबारा से उन्होंने ऐसा ही किया फोर्ब्स ने, और शीघ्र ही इवलिन ने पाया कि वह विभिन्न प्रकार की धुनों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों के माध्यम से सुन सकती है। तो अब उसको ऐसा महसूस हुआ इवलिन को कि वो अलग अलग तरह की जो धुन है उसको कैसे सुन सकती है, वाइब्रेशन के द्वारा वो सुन सकती है, अलग अपने शरीर के अंगों के माध्यम से वो सुन सकती है। मैंने ध्वनियों और वाइब्रेशन के प्रति अपने मन और शरीर को खोलना सीख लिया। यानी कि अब उसने, इवलिन ग्लेनी ने क्या सीख लिया, जितनी भी ध्वनियाँ, जितनी भी साउंड है, म्यूज़िक की जो साउंड है, उसको वाइब्रेशन के थ्रू अपने मन और शरीर को खोलना सीख लिया। यानी कि अपने, फिर वो मन से और शरीर की हेल्प से उन वाइब्रेशन को लेती थी, ठीक है, और समझती थी कि किस प्रकार का म्यूज़िक बज रहा है। और अब शेष बचा था मजबूत दृढ़ विश्वास और कठोर परिश्रम। और अब उसको पता लग गया था कि अब उसने क्या करना है, कि मुझे विश्वास होना चाहिए इस बात पर, और अब कठोर परिश्रम ही बचा था। यानी कि अब वो इस क्षेत्र में क्या करने वाली थी, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाली थी म्यूज़िक के क्षेत्र में। शी नेवर लुक बैक। उस पॉइंट के बाद उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने एक युवा ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम का भ्रमण किया। यानी कि वो यूनाइटेड किंगडम घूमने गई। उसने एक
ऑर्केस्ट्रा को ज्वाइन कर लिया और 16 वर्ष की होने तक उसने संगीत को ही अपना जीवन बनाने का निर्णय कर लिया। और जब वो 16 साल की हुई तो उसने ये डिसीजन कर लिया कि वो अब म्यूज़िक के क्षेत्र में ही काम करेगी, म्यूज़िक को ही अपना जीवन बनाएगी। उसने संगीत की रॉयल अकेडमी के लिए परीक्षा दी। अब उसने एक टेस्ट दिया और अकेडमी के इतिहास में सबसे अधिक उसको मार्क्स प्राप्त हुए, नंबर मिले उसको सबसे ज़्यादा। धीरे धीरे वह ऑर्केस्ट्रा को छोड़कर एकल वादन की ओर आ गई। फिर उसने, जो ऑर्केस्ट्रा में तो ग्रुप में होता है, फिर वो अकेला ही म्यूज़िक करने लगी, अकेले ही म्यूज़िक को परफॉर्म करने लगी। अपने 3 वर्ष का कोर्स पूरा होने पर उसने उच्चतम पुरस्कारों में से अधिकतर पुरस्कार जीत लिए थे। और जब वो 3 साल का उसका कोर्स पूरा होने तक उसको जितने भी पुरस्कार मिलने थे लगभग उसने सभी पुरस्कार जीत लिए थे। और इन सब के लिए इवलिन किसी महान उपलब्धि का कोई संकेत स्वीकार नहीं करती थी। यदि आप परिश्रम करते हो और यह जानते हो कि आप कहाँ जा रहे हो तो आप वहाँ पहुँच जाओगे, ये उसके विचार थे। वह उच्चतम स्थान पर पहुंची। संसार की सबसे अधिक मांग की जाने वाली तबला वादक, यानी कि अब वो तबला बजाने में बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गई थी और उसकी सबसे ज़्यादा डिमांड थी पूरी दुनिया में, जिसने लगभग 1000 वाद्य यंत्रों पर कुशलता हासिल कर ली थी और जिसके पास बहुत अधिक व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम रहता था। उसने लगभग, इवलिन ने लगभग 1000 वाद्य यंत्र बजाने सीख लिए थे, कुशलता मिल गई थी उसको और वो पूरी दुनिया में घूमती थी। उसके पास अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में वो जाती रहती थी, यानी कि परफॉर्म करने उसको बहुत सारे मौके मिलते रहते थे। इट इज़, बिना सुनने की शक्ति के इवलिन को इतने सहज ढंग से संगीत बजाते हुए बहुत ही मनमोहक लगता है। यानी कि बिना उसके पास शक्ति नहीं थी सुनने की, फिर भी वो म्यूज़िक बजाती थी और उसको ऐसा करके देखते हुए बहुत अच्छा लगता था लोगों को। हमारे 2 घंटे के वार्तालाप में वह कभी भी एक शब्द भी सुनने से नहीं चूकी। उसने हंसकर कहा, झाड़ीदार दाढ़ी वाले लोग मेरे लिए कष्ट बन जाते हैं, यानी कि जिसकी दाढ़ी खूब होती है वो मेरे लिए कष्ट बन जाते हैं, मुझे थोड़ी सी उनसे दिक्कत होती है। केवल होठों को देखकर ही नहीं सुना जा सकता, यह तो सारे चेहरे से प्रकट होता है और ख़ास तौर पर आँखों से। यानी कि उसके ये विचार थे कि जिसकी दाढ़ी ज़्यादा घनी होती है तो फिर उसको चेहरा सही से दिखाई नहीं देता। उसके ये विचार थे कि सिर्फ होठों से नहीं हम दूसरे के होठों को देखकर ही नहीं सुनते, बल्कि उसका जो सारा चेहरा और उसकी आँखें देखकर हम अंदाज़ा लगाते हैं, सुनते हैं, पता लगाते हैं कि वो क्या कह रहा है। वह धारा प्रवाह रूप से स्कॉटलैंड के लहजे में बोलती जा रही थी, क्योंकि वो स्कॉटलैंड में रहती थी। वो अपनी, जैसा उसका बोलने का तरीका था वैसे बोलती जा रही थी। मेरा उच्चारण इसलिए स्पष्ट है, फिर उसने बताया इवलिन ने, कि जो मेरा उच्चारण है वो इसलिए स्पष्ट है क्योंकि मैं 11 वर्ष की आयु तक तो सुन सकती थी, वह कहती है। यानी कि वो अच्छी तरह से बोलती थी और उसने इसका कारण ये बताया कि मैं 11 साल तक तो अच्छे से सुन सकती थी, उसके बाद उसकी जो शक्ति सुनने की वो चली गई थी। लेकिन वह यह बात स्पष्ट नहीं करती कि उसने फ्रांसीसी भाषा कैसे सीखी और जापानी भाषा के मौलिक रूप में कुशलता कैसे प्राप्त की। लेकिन उसने अपने जो इंटरव्यू जो उससे ले रहे थे ये नहीं बताया कि उसने जापानी और फ्रांसीसी भाषा कैसे सीखी। एज फॉर म्यूजिक, जहाँ तक संगीत की बात है वह बताती है, यह तो मेरे शरीर के प्रत्येक अंग से मेरे शरीर में प्रभावित होता है। यह मेरी त्वचा, मेरे गालों की हड्डियों और यहाँ तक कि बालों में भी वाइब्रेशन करता है। जब वह जाइलोफोन बजाती है तो वह आवाज़ को छड़ियों में से होकर अपनी उंगलियों के आगे भागों में से सुनती है। जो उंगलियों के उसके आगे का भाग है उसमें से वो सुनती है जब वो जाइलोफोन बजाती है। ढोलकों के ऊपर
झुक करके वह अपने शरीर में उनकी गूंज को सुन सकती है। लकड़ी के मंच पर, जब वो लकड़ी के मंच पर आती है, वह अपने जूते उतार देती है ताकि वाइब्रेशन उसके नंगे पैरों और टांगों में से होकर उसके दिमाग तक पहुंच सके। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि इवलिन अपने श्रोताओं को आनंदित करती है। 1991 में उसे रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का प्रतिष्ठित सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया। महान तबला वादक जेम्स ब्लेड्स ने कहा है, भगवान ने यद्यपि उसके सुनने की शक्ति ले ली है, लेकिन उसने उसे कोई और अद्भुत शक्ति दे दी है। जिस चीज़ को हम सुनते हैं वह महसूस करती है, हम सभी से अधिक गहराई के साथ। यही कारण है कि वह इतने सुंदर ढंग से संगीत को अभिव्यक्त करती है। ये जेम्स ब्लेड्स के विचार हैं इवलिन के बारे में। इवलिन स्वीकार करती है कि वह कुछ एक परिश्रमी जीव के समान है। वो स्वीकार करती है कि वो बहुत मेहनत करती है। मुझे केवल काम करना होता है और पुराने संगीतकारों की अपेक्षा अधिक कठिन। वो ये कहती है कि मैं सिर्फ काम करती हूँ, जितने पुराने संगीतकार काम करते थे उससे भी ज़्यादा, उससे भी कठिन, लेकिन इससे प्राप्तियाँ भी तो अधिक होती हैं। तो फिर वो आगे कहती है, जितना आप परिश्रम करोगे तो फिर मिलता भी तो बहुत ज़्यादा है। नियमित संगीत गोष्ठियों के साथ साथ इवलिन जेलों तथा अस्पतालों में निःशुल्क प्रदर्शन भी करती है। इसके अलावा वो जेलों में जाती है, अस्पतालों में जाती है, वहाँ पर फ्री में वो परफॉर्मेंस देती है। वह युवा संगीतकारों के प्रशिक्षण के लिए कक्षाएं लगाने को भी बहुत प्राथमिकता देती है। बहरे बच्चों के लिए बनी बिथावन फंड नामक संस्थान की एन रिचलिन कहती हैं। अब एन रिचलिन के बारे में क्या कह रही है? बहरे बच्चों के लिए वह एक चमकता हुआ प्रेरणा पुंज है। वे देखते हैं कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां वे पहुंच नहीं सकते। यानी कि उनको इवलिन, जो बहरे बच्चे हैं, उनको इवलिन से बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है और वो भी उनकी तरह बनना चाहते हैं। और वो ये देखते हैं कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है। उसके जीवन को जब वो देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको वो प्राप्त नहीं कर सकते, जहाँ तक वो पहुँच नहीं सकते। इवलिन ग्लेनी अपनी आयु से दुगनी आयु के लोगों से अधिक प्राप्तियां पहले से ही प्राप्त कर चुकी है। यानी कि इवलिन ग्लेनी को जो उसकी उम्र से दुगने हैं उससे भी ज़्यादा मिल चुका है, उससे भी ज़्यादा वो अपना जो उसको जीवन में प्राप्तियां हो चुकी हैं। उसने तबले को ऑर्केस्ट्रा की अगली पंक्ति के स्थान उपलब्ध कराया और उसने दिखा दिया कि यह बहुत ही हृदयस्पर्शी हो सकता है। यानी कि उसने तबले को बहुत ज़्यादा मशहूर कर दिया, तबला वादन को। उसने विकलांगों को प्रेरणा दी, जो हैंडीकैप थे उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेरणा दी। इवलिन के जीवन से मतलब उनको प्रेरणा मिली। लोग जो उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं, यदि वह ऐसा कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। जितने भी लोग हैं उसकी तरफ देखकर कहते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं और कह सकते हैं, यदि इवलिन ऐसा कर सकती है तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। तथा विशेष रूप से उसने लाखों लोगों को भारी आनंद प्रदान किया है। और इवलिन ने अपने म्यूजिक से बहुत सारे लोगों को आनंद दिया है। तो ये था लेसन का पार्ट 1 जो इवलिन ग्लेनी के बारे में था। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।